जल्दी से आ जाइए आप लोग, है ना। मैं भी शेयर कर देता हूँ एक बार। आप भी अपने दोस्तों से। तो लास्ट डिस्कशन हमने कहाँ तक पढ़ा था? आई थिंक मीजोसोम्स डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो मीजोसोम कंप्लीट हो गया था। अब हमें पढ़ना है क्या? यानी कि साइटोप्लाज्मिक, हम बैक्टीरियल साइटोप्लाज्मिक पढ़ रहे थे कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है। ठीक। तो अगला है आप क्या? हाँ, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक। अगला दूसरा टॉपिक क्या है अपना? स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। तो जल्दी से आ जाइए आप लोग, है ना। नरेश सिंह एजुकेशन, हाय, गुड मॉर्निंग। चलिए, ठीक है। तो अगला अपना दूसरा क्या है? स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। ठीक। तो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स में यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो रिजर्व मटेरियल्स होता है, ठीक, यानी कि जो स्टोरेज के रूप में होता है, वो कैसे होता है? तो छोटी छोटी आकृति के रूप में होता है। ठीक। छोटी छोटी आकृति के रूप में, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। ठीक। जिसको क्या कहते हैं? इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। और ये कैसी होती हैं? छोटी छोटी आकृति के रूप में साइटोप्लाज्म में, जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म है उसमें फ्री फ्लोटिंग मतलब तैरते हुए पाई जाती हैं। ठीक। तो कैसा होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो रिजर्व मटेरियल है, स्टोरेज है ना। रिजर्व मटेरियल क्या कहलाता है? यानी कि जिसको हम बाद में उपयोग कर सके, या जो कोशिकाएं हैं उसका उपयोग बाद में कर सके, है ना, वो क्या कहलाता है? रिजर्व मटेरियल कहलाता है। ठीक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में रिजर्व मटेरियल किसके रूप में? छोटी छोटी आकृति, छोटी छोटी आकृति के रूप में। ये छोटी छोटी आकृतियों को क्या बोलते हैं? तो इनको बोला जाता है इंक्लूजन बॉडीज। ठीक। इंक्लूजन बॉडीज। ठीक। तो छोटी छोटी आकृति के रूप में इंक्लूजन बॉडीज के रूप में स्टोर होते हैं। ठीक। स्टोर होते हैं। अब पूछ लोगे कि ये सर इंक्लूजन बॉडीज क्या है ना। क्वेश्चन माइंड में तो आया ही होगा कि ये इंक्लूजन बॉडीज है क्या। तो समझना कि जो ये इंक्लूजन बॉडीज है, इंक्लूजन बॉडीज क्या है? तो इंक्लूजन बॉडीज, ठीक, मतलब कि ये छोटी छोटी आकृतियां क्या हैं? तो वही मैंने बताया कि ये क्या होती हैं कि मेम्ब्रेन लेस होती हैं। ठीक। मेम्ब्रेन लेस होती हैं और कैसी होती है? फ्री फ्लोटिंग होती है। कहाँ? साइटोप्लाज्म में। ठीक। तो ये कैसी होती हैं? तो मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर। ठीक। कैसी होती है? मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर और फ्री फ्लोटिंग, यानी स्वतंत्र रूप से फ्री फ्लोटिंग इन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। ठीक। तो कैसी होती है कि ये फ्री फ्लोटिंग होती हैं और यानी कि मेम्ब्रेन लेस होती हैं। ठीक। तो ये क्या कहलाती हैं? इंक्लूजन बॉडीज कहलाती हैं। इतना समझ में आया? हाँ या ना में आंसर देते चलिए। ठीक। इतना क्लियर हुआ? चलिए अगला नेक्स्ट। ठीक। तो ये इंक्लूजन बॉडीज समझ में आ गया ना। तो अब जो ये स्टोरेज ग्रेन्यूल्स है, तो ये टू टाइप से होते हैं। ठीक। टू टाइप से कैसे? यानी कि स्टोरेज को
जो स्टोर करते हैं, स्टोरेज के हिसाब से ये टू टाइप से होते हैं। कौन कौन से? तो पहला हो गया क्या कि ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ठीक, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। और दूसरा हो गया क्या, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, VOLU, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। अब जो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स है ये क्या स्टोर करता है? तो जो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स है ये कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करता है। किसका भंडारण करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का, ठीक, कार्बोहाइड्रेट, ये किसका भंडारण करता है? कार्बोहाइड्रेट का। और जो ये वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स है ये किसका भंडारण करता है? तो ये फॉस्फेट का करता है, फॉस्फेट के पॉलीमर्स का, ठीक, फेट का, ठीक। अब जो ये वोलेटिन ग्रेन्यूल्स है किसका भंडारण कर रहा है? फॉस्फेट का। तो फॉस्फेट का भंडारण करने की वजह से इसमें क्या होता है कि इसको मेटाक्रोमिक भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, लाल और यानी कि इसकी सतह पर लाल और नीला रंग का कलर आ जाता है, ठीक। तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो मेटा मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स के नाम से, ठीक, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स। अब मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स क्यों, मैंने बता दिया क्यों। क्योंकि क्या होता है कि फॉस्फेट के स्टोरेज की वजह से इसमें लाल और नीला रंग की यानी कि इसकी सरफेस पे कलर आ जाता है, जिसकी वजह से इसको मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स बोला जाता है, ठीक। क्लियर? समझ में आया? हाँ या ना पे आंसर करते चलिए, ठीक। तो यहाँ पे स्टोरेज ग्रेन्यूल्स खत्म, ठीक। अगला क्या था अपना, क्रोमेटिन मटेरियल। तीसरा क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल, या इसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लाइड, न्यूक्लाइड, ठीक। क्रोमेटिन मटेरियल या न्यूक्लॉइड। तो जो बैक्टीरिया का नाभिक होता है, न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरिया, क्या कहलाता है? न्यूक्लॉइड कहलाता है, ठीक। तो ये बात समझ लीजिए आप लोग कि जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु का नाभिक, जीवाणु का नाभिक क्या कहलाता है? जीवाणु का नाभिक ही न्यूक्लॉइड कहलाता है, ठीक, न्यूक्लॉइड कहलाता है, ठीक। तो न्यूक्लॉइड क्या है कि जो बैक्टीरिया का नाभिक है, यानी कि न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरिया, कि जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियस है वही न्यूक्लॉइड कहलाता है, ठीक। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ट्रू न्यूक्लियस है, सत्य केंद्रक, वो नहीं पाया जाता है। उसके लिए क्या पाया जाता है, इसमें न्यूक्लॉइड पाया जाता है, ठीक। ऑइड का मतलब क्या होता है, के जैसा। तो न्यूक्लियस के जैसा क्या कहलाता है, न्यूक्लॉइड कहलाता है, ठीक। अब इसमें क्या है कि जो न्यूक्लॉइड होता है तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक, यानी कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब कि केंद्रक झिल्ली, ठीक, केंद्रक झिल्ली व न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक, मतलब केंद्रिका क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं, ठीक, अनुपस्थित होती हैं, ठीक। वाह, इसके अलावा इनमें जो ट्रू क्रोमोसोम होता है वो भी क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक। ट्रू क्रोमोसोम यानी सत्य गुणसूत्र क्या होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक।
सत्य गुण सूत्र अनुपस्थित होता है। तो इसमें ट्रू क्रोमोसोम की जगह क्या पाया जाता है? तो इसमें क्या होता है? सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक, तो क्या होता है? किस जगह क्या पाया जाता है? सिंगल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक, क्या पाया जाता है? सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक, अब क्या होता है कि जो ये इसके अलावा अगर हम सिंगल क्रोमोसोम के अलावा बात करें, यानी कि ये क्या हो गया? मेन डीएनए है ना। तो इसमें जो मेन डीएनए के अलावा, ठीक, इसको मैं अलग पेन से लिख दूं तो ज्यादा समझ में आएगा है कि इसमें क्या होता है कि मेन डीएनए के अलावा, यानी मुख्य डीएनए के अलावा, मुख्य डीएनए के अलावा, तो इसमें मेन डीएनए के अलावा क्या पाया जाता है कि स्मॉल, यानी कि छोटा, और सर्कुलर, यानी कि वृत्ताकार, स्मॉल, सर्कुलर, और डबल स्टैंडर्ड। ठीक, डबल स्टैंडर्ड और कैसा होता है? तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए नेकेड नहीं होता है इसमें। ठीक, स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। छोटा गोलाकार दोहरा डीएनए पाया जाता है मुख्य डीएनए के अलावा। ठीक, डबल स्टैंडर्ड ये समझ में आ रहा है? डीएस का मतलब, रुक जाओ इसको लिखे दे रहा हूं, यूपीएलई, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक, तो स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और यही स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। ठीक, और जो ये स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसी को किस नाम से जाना जाता था पहले? तो इसका अदर नाम है, दूसरा नाम, इट इज आल्सो, या हाँ, इट इज आल्सो अदर नेम, या नोन एज, ऐसा लिख लीजिए, नोन एज, इसको और दूसरा किस नाम से जाना जाता था? तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल के नाम से। ठीक, या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, है ना। एक्स्ट्रा, ऊपर कर दूं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, अथवा क्या? तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल। ठीक, तो किस नाम से जाता था? तो जो अपना, यानी कि जो मुख्य डीएनए के अलावा स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, उसको किस नाम से जाना जाता था? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल के रूप में जाना जाता था। ठीक, और ये बाद में इसको क्या नाम दिया गया? जो यही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल है, ये पहले नाम था, लेकिन बाद में ये प्लाज्मिड दिया गया। ठीक, तो ये बाद में क्या नाम दिया गया? प्लाज्मिड। अब जो ये प्लाज्मिड देने वाले थे वो कौन दिया? ठीक, तो ये भी लिख लीजिए कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लाज्मिड नाम किसने दिया था, या प्लाज्मिड वर्ड किसने दिया था। ठीक, तो ये प्लाज्मिड शब्द किसने दिया? ठीक, किसी को मालूम है कि जो ये प्लाज्मिड शब्द है, प्लाज्मिड टर्म गिवन बाय, किसने दिया? तो लेडरबर्ग ने दिया था। ठीक, लेडरबर्ग ने दिया था। ठीक, किसने दिया था प्लाज्मिड शब्द? तो लेडरबर्ग ने दिया था। अब क्या है कि जो ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड भी कई प्रकार से होता है। ठीक, प्लाज्मिड आर मैनी टाइप्स, प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड भी कई प्रकार से पाया जाता है। ठीक, तो प्लाज्मिड आर मैनी टाइप्स। ठीक, प्लाज्मिड भी
कई प्रकार से होता है, किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड जीनोटिपिक कैरेक्टर के आधार पर। ठीक, प्लाज्मिड और मैनी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन यानी कार्य एंड जीनोलाइटिक कैरेक्टर्स के आधार पर। ठीक, मतलब किसके आधार पर? तो जो प्लाज्मिड होता है ये भी कई प्रकार से होता है, किसके आधार पर? कार्य एवं जो अनुवांशिकी अभिलेख होते हैं। ठीक, यानी उसके आधार पर जो प्लाज्मिड होता है वो कई प्रकार से होता है। ठीक, तो सबसे पहला प्लाज्मिड क्या हो जाएगा? पहला प्लाज्मिड है क्या? एफ प्लाज्मिड। ठीक, जो अपना पहला है वो क्या है? एफ प्लाज्मिड। ठीक, एफ प्लाज्मिड, एफ स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा? एफ अथवा फर्टिलिटी फैक्टर। फर्टिलिटी फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर मतलब क्या हो? कि जो प्रजनन कराता हो। ठीक, मतलब कि जिसमें प्रजनन कराने की कुवत हो, वो क्या कहलाता है? फर्टिलिटी फैक्टर कहलाता है। ठीक, आप लोग हाँ ना में आंसर करते चलिए, तब तो समझ में आएगा ना कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक, तो हाँ ना में उत्तर देते चलिए कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक, तो फर्टिलिटी फैक्टर यानी कि अब देखो किसमें फर्टिलिटी का गुण पाया जाता है, मतलब कि किसमें, यानी कि मेटिंग के गुण पाए जाते हैं, कौन प्रजनन करा सकता है या कौन प्रजनन नहीं करा सकता है, उसके आधार पर भी जो ये एफ प्लाज्मिड है ये टू टाइप से होता है। ठीक, तो एफ प्लाज्मिड इसको ऐसा लिख लीजिए, एफ प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड आर टू टाइप्स या आर डिवाइड on the basis of presence or presence or absence of fertility factor। ठीक, fertility फैक्टर मतलब कि फर्टिलिटी फैक्टर के प्रेजेंट और एब्सेंट के आधार पर जो एफ प्लाज्मिड है ये भी दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा? तो पहला हो जाएगा क्या? पहला क्या है कि एफ प्लस सेल्स। ठीक, अरे पहला क्या है? एफ प्लस सेल्स। ठीक, और दूसरा क्या है? एफ माइनस सेल्स। ठीक, यानी कि किसके आधार पर? ये मेटिंग के आधार पे ये दो प्रकार से होते हैं। ठीक, एफ प्लस सेल्स और एफ माइनस सेल्स। जो एफ प्लस सेल्स होता है इसमें क्या होता है? फर्टिलिटी फैक्टर का गुण पाया जाता है। ठीक, तो क्या होता है कि जो एफ यानी कि एफ प्लस सेल्स होता है इसमें फर्टिलिटी का फैक्टर पाया जाता है। एफ प्लस सेल्स या इसी को डोनर बोलते हैं। ठीक, या डोनर, और एफ माइनस सेल्स या इसी को रेसिपिएंट बोला जाता है। ठीक, ऐसा लिख लीजिए, रेसिपिएंट। ठीक, तो डोनर मतलब कि इसमें क्या होता है कि फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है। ठीक, तो फर्टिलिटी फैक्टर मौजूद होता है इसमें। ठीक, मौजूद या पाया जाता है, ऐसा सिंपल लिखिए, पाया जाता है। ठीक, प्रेजेंट, और इसको क्या बोलते हैं? तो जिसमें अगर फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है वो क्या कहलाता है? मेल कहलाता है। ठीक, तो इज कॉल्ड क्या कहलाता है? ये मेल कहलाता है, मतलब कि नर होता है। ठीक, और जो एफ माइनस सेल्स होती हैं या रेसिपिएंट, इनमें क्या होता है कि जो फर्टिलिटी फैक्टर होता है वो लैकिंग होता है, मतलब कि एब्सेंट होता है। ठीक, तो इसमें जो फर्टिलिटी फैक्टर है, फर्टिलिटी फैक्टर वो क्या होता है कि लैकिंग होता है। ठीक, मतलब कि अनुपस्थित होता है। और ये क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाता है?
जो जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर नहीं पाया जाता है वो क्या कहलाता है? फीमेल कहलाता है। ठीक, मतलब मादा कहलाती है। इतना समझ में आया? इतना सभी को समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? हाँ या ना में आंसर करिए। ठीक, तो प्लाज्मिड टू टाइप से हो गए, मतलब कि प्लाज्मिड के जो एफ प्लाज्मिड है ये टू टाइप से हो गए। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी फैक्टर के आधार पर। ठीक, कौन कौन से? एफ प्लस सेल्स और एफ माइनस सेल्स। जो एफ प्लस सेल्स होता है वो क्या होता है? डोनर होता है। और जो एफ माइनस होता है वो क्या होता है? रेसिपिएंट होता है। ठीक, अब क्या होगा कि जब एफ प्लाज्मिड, ठीक, जो एफ प्लाज्मिड है वो किसी भी मेन डीएनए से जुड़ेगा, मेन डीएनए से जुड़ता है तो क्या कहलाता है? जब मेन डीएनए से जुड़ता है तो एपिसोम बनाता है। ठीक, एपिसोम कहलाता है। समझना? हाँ, क्या है कि जब एफ प्लाज्मिड मुख्य डीएनए, ठीक, किससे? मेन डीएनए से जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे एपिसोम बोला जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? एपिसोम कहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? एपिसोम कहते हैं। ठीक, जब ये एप प्लाज्मिड है, ठीक, ये एप प्लाज्मिड किससे जुड़ेगा? मेन डीएनए से। तो जो उसको क्या बोलते हैं? एपिसोम, मतलब कि जो एक स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब कि जो ये एप प्लाज्मिड हो गया और ये मुख्य डीएनए होगा, ये दोनों आपस में क्या हुए? जुड़े, तो एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर? एपिसोम बोलेंगे। ठीक, किसको? स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं एपिसोम। लेकिन जो इस तरह की सेल बनी, एक कोशिका बनेगी, है ना, तो उस कोशिका को क्या बोलते हैं? तो उस कोशिका को एचएफआर सेल बोला जाता है। ठीक, तो सच टाइप सेल्स और कॉल्ड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? तो तो इस प्रकार की कोशिका को, इस प्रकार की कोशिका को एचएफआर सेल कहते हैं। ठीक, एचएफआर सेल्स कहते हैं। ये क्लियर हुआ? समझ में आया कि जब क्या होगा कि एप प्लाज्मिड मेन डीएनए से जुड़ेगा, ठीक, तो क्या कहलाता है? जो स्ट्रक्चर बनेगा तो उस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? एपिसोम कहते हैं। लेकिन जो सेल बनेगी तो उस सेल को क्या कहते हैं? एचएफआर सेल कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया? अब अगला अपन चलते हैं कहाँ? स्टेनिंग की ओर। ठीक, ये प्लाज्मिड समझ में आ गया। हाँ, अच्छा, अभी अपने ने क्या बनाया? एप प्लाज्मिड। दूसरा टाइप पढ़ लेते हैं। हाँ, ठीक, दूसरा क्या है? रेसिपिएंट या आर फैक्टर, है ना। दूसरा क्या है? आर फैक्टर। ठीक, तो जो ये आर फैक्टर होता है ये कैसा होता है? रेजिस्टेंट होता है। ठीक, किसके प्रति? एंटीबायोटिक्स। ठीक, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स। ठीक, तो एंटीबायोटिक्स के प्रति क्या होता है? ये रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि जो जीवाणु कारगर भी होगा लेकिन वो कारगर इस पे नहीं हो पाएगा। ठीक, तो क्या होता है? ये रेजिस्टेंस होता है टू एंटीबायोटिक को। तो टू फैक्टर हमने पढ़ लिया, एक फर्टिलिटी फैक्टर और एक आर फैक्टर। ठीक, अब अपन चलते हैं कहाँ? स्टेनिंग की ओर, जो ग्राम स्टेनिंग है ना। अगला टॉपिक अपना क्या है कि स्टेनिंग इन बैक्टीरिया। अगला टॉपिक क्या है? स्टेनिंग इन बैक्टीरिया। जो ये स्टेनिंग प्रोसीजर है ये किसने दिया था? मालूम है क्या आप लोगों को कि जो स्टेनिंग प्रोसीजर है ये किसने दिया था? स्टेनिंग इन बैक्टीरिया, या इसको क्या बोलते हैं? ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। ठीक, क्या बोलते हैं? ग्राम स्टेनिंग
प्रोसीजर। ठीक, मालूम है कि जो ये स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया या स्टेनिंग इन बैक्टीरिया ने कि जो ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर है, ये किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? तो हेनरी क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था। किसने दिया था? तो हेनरी क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था। ठीक, या HC ग्राम। ठीक, तो किसने दिया था? हेनरी क्रिश्चियन ग्राम ने दिया। ठीक, अब इन्होंने क्या किया कि स्टेनिंग के आधार पर बैक्टीरिया को विभेद किया। ठीक, यानी कि स्टेनिंग के आधार पर इन्होंने बैक्टीरिया के अलग अलग रूप को दिखाए। ठीक, किसके आधार पर? स्टेनिंग के आधार पर। तो स्टेनिंग स्टेनिंग विधि के आधार पर, है ना, विधि के आधार पर क्या किया? यानी बैक्टीरिया में विभेद कराया या बैक्टीरिया का पहचान कराया। ठीक, आधार पर बैक्टीरिया की पहचान कराया। ठीक, तो इस प्रोसीजर का कैसे है तो देखना। सबसे पहले क्या है? स्टेप फर्स्ट, पहले मैं एक फ्लो चार्ट पे पढ़ाई दे रहा हूँ, है ना, एक फ्लो चार्ट पे बता दे रहा हूँ। फिर अगर नीड लगेगी तो उसकी मेथड को भी अपन लिख लेंगे। ठीक, पहले अपन समझ लेते हैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, है ना। तो चलिए, सबसे पहला क्या है? स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट, तो स्टेप फर्स्ट में उन्होंने क्या किया? सबसे पहले बैक्टीरिया का सैंपल लिया। ठीक, स्टेप फर्स्ट में क्या किया कि बैक्टीरिया का सैंपल लिया। ठीक, ही टू बैक्टीरियल सैंपल। ठीक, उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया के सैंपल को लिया। अब उसके बैक्टीरिया के सैंपल को लेने के बाद उन्होंने क्या किया कि उसको अभिरंजित किया। किससे अभिरंजित किया? मतलब कि कलर्ड किया। ठीक, COLOURED, कलर्ड किया। किससे किया? तो क्रिस्टल वायलेट से, क्रिस्टल वायलेट से या जेनिसन डाई से। ठीक, क्रिस्टल वायलेट डाई से या जेनिसन से। ठीक, इससे जेनिसन डाई से। ठीक, क्रिस्टल वायलेट डाई या जेनिसन वायलेट डाई से उसको क्या किया? अभिरंजित किया। फिर इन दोनों इनमें से एक को लेना है आप लोगों को, क्रिस्टल वायलेट या जेनिसन वायलेट, है ना। फिर उसके बाद क्या किया? प्लस KI सॉल्यूशन डाला। ठीक, KI सॉल्यूशन से भी अभिरंजित किया। क्यों? क्योंकि जो आई होता है, आयोडीन, आयोडीन एक्ट एज अ मॉर्डेंट की तरह व्यवहार करता है। ठीक, ये लिख लीजिए, बल्कि आयोडीन, अच्छा बाद में अपन जब प्रोसीजर लिखेंगे तो उस पे लिख लेंगे, है ना, कि जो के आई सोल्यूशन होता है, तो के आई सोल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड में जो आयोडीन होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है? मॉर्डेंट की तरह, मतलब कि ये रंग को चढ़ाने का काम करता है। ठीक, तो सबसे पहले उन्होंने क्या लिया? बैक्टीरिया का सैंपल लिया, उसको अभिरंजित किया। किससे? क्रिस्टल वॉयलेट डाई या जेनिसन वॉयलेट डाई से। फिर उसके बाद के आई सॉल्यूशन को ऐड किया। ठीक, क्यों? क्योंकि जो आयोडीन होता है वो मॉर्डेंट की तरह काम करता है, मतलब कि वो अभिरंजित यानी रंग चढ़ाने का काम करता है। ठीक, अब इसके बाद क्या किया? स्टेप सेकेंड, स्टेप दूसरा। ठीक, तो स्टेप दूसरे में उन्होंने क्या कर दिया? उसको वॉश कर दिया, धुल दिया। अब धुला किससे? तो एसीटोन से, एसीटोन से या इथाइल अल्कोहल से, इथाइल अल्कोहल से। ठीक, तो एसीटोन से या इथाइल अल्कोहल से धुल दिया। तो अब धुलने के बाद उन्होंने क्या देखा? तो स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड। ठीक, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि कुछ बैक्टीरिया थे जो क्या थे? कलर थे। कुछ ऐसे बैक्टीरिया आए जिनमें क्या है? कलर है।
और कुछ ऐसे बैक्टीरिया आए जिनमें कलर नहीं है, ठीक, डीकलराइज्ड है, ठीक, डी सी ओ एल ओ यू आर आई एस ई डी, डीकलराइज्ड है, ठीक। यानी उन्होंने क्या देखा कि कुछ बैक्टीरिया थे कि जिनमें कलर चढ़ गया था और कुछ ऐसे थे कि जिनमें कलर नहीं चढ़ा। तो इससे उन्होंने तो समझ गए कि यानी कि बैक्टीरिया यानी कि दो प्रकार से है, ठीक। अब ये समझ गए कि यानी कि बैक्टीरिया एक प्रकार से तो है नहीं, क्योंकि कुछ में कलर आ गया, किसी कुछ में कलर नहीं आया, ठीक। तो इसके लिए उन्होंने फिर क्रॉस चेक किया, काउंटर चेक किया, ठीक। तो फिर उन्होंने क्या किया कि काउंटर चेक किया, क्रॉस चेक, ठीक, या अपन बोल दें काउंटर चेक, ठीक। तो काउंटर चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, फिर से उसमें क्या किया कि जो ये कलर और डीकलराइज्ड वाले बैक्टीरिया थे, तो उन दोनों के सैंपल को लेकर के उनमें किसकी डाई कर दी, तो सेफ्रानिन को मिला दिया, सेफ्रानिन से रंग दिया, ठीक, SAF, सेफ्रानिन, ठीक, क्या कर दिया कि सेफ्रानिन से उनको यानी कि डाई कर दिया। तो जब सेफ्रानिन से डाई किया तो कुछ में क्या आ गए कि वायलेट कलर आ गया, ठीक, और कुछ यानी कि पिंक कलर के आ गए, ठीक। तो जो कलर वाले थे तो उनमें क्या आ गया कि वायलेट कलर आ गया, और जो डिकलराइज्ड वाले थे तो उनमें क्या आ गया कि पिंक कलर आ गया, ठीक। जब सेफ्रानिन से यानी कि रंगा, फिर उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया तो देखा कि कुछ में वायलेट कलर आ गया और कुछ में पिंक कलर आ गया, ठीक। तो फिर उन्होंने क्या किया कि कंक्लूजन दिया, ठीक, क्या दिया, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है, अच्छा, हाँ, CON, कंक्लूजन निकल के आता है कि जो वायलेट कलर है, ठीक, मतलब कि जो वायलेट कलर वाले बैक्टीरिया हैं वो कैसे हैं, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, ठीक, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो पिंक कलर वाले हैं वो कैसे हैं, तो ग्राम निगेटिव वाले बैक्टीरिया है, ठीक, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अब ये कैसे, तो रीजन समझना, ठीक, कि क्यों। तो देखो, जो अभी हमने पढ़ा था कि जो ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, ठीक। जो ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया होते हैं, ठीक, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, ठीक, वो कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, ठीक, सिंगल लेयर्ड होती है। और किसकी बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक। तो जब उन्होंने क्या किया था कि एसीटोन व एथिल अल्कोहल से धुला था, तो पेप्टिडोग्लाइकन कैसी थी, जो आउटर लेयर थी इसकी, यानी कि लेयर जो थी वो कैसी थी, थिक थी, और कैसी थी, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी थी। तो पेप्टिडोग्लाइकन का उस पर कुछ असर नहीं पड़ा था, ठीक, पेप्टिडोग्लाइकन यानी कि मजबूत वो थी, ठीक। तो उसकी वजह से यानी कि जो एसीटोन और अल्कोहल का इस पे कोई असर नहीं पड़ा, तो जिसकी वजह से इसमें क्या था कि कोई भी कलर नहीं आया था, ठीक। ये कैसा था, यानी कि ये कलर वायलेट कलर आ गया था, ठीक, सॉरी, इसमें कौन सा कलर आ गया था, तो वायलेट कलर आ गया था, मतलब कि जो इसकी सेल वॉल थी वो नहीं धुली थी, ठीक, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या हो गया था कि वायलेट कलर चढ़ गया था, ठीक। लेकिन क्या हुआ था कि जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया थी, ठीक, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, तो उसकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, डबल लेयर्ड होती है, ठीक, डबल लेयर्ड। तो डबल लेयर्ड होने की वजह से जो उसकी आउटर लेयर है, आउटर लेयर कैसी होती है, थिक होती है, और
लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। लिपोपॉलीसैकेराइड की, ठीक, किसकी बनी होती है? लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। तो जो ये लिपोपॉलीसैकेराइड है, यानी कि ये क्या हुआ कि जब एसीटोन या एथिल अल्कोहल से धुले, तो जो ये लिपोप्रोटीन था वो क्या हो गया? धुल गया। ठीक, मतलब कि वो गल गई, वो जो लेयर थी वो गल गई। ठीक, लेकिन जो इसकी इनर लेयर थी, ठीक, इनर लेयर कैसी होती है? थिन होती है, और वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक, तो जब ये लिपोपॉलीसैकेराइड क्या हुई? धुल गई। फिर दोबारा उन्होंने काउंटर चेक करने के लिए क्या डाला था? सेफ्रानीन डाला था। तो सेफ्रानीन इस पे चढ़ गया। ठीक, तो सेफ्रानीन चढ़ने की वजह से ये कौन सा कलर आ गया? इनमें पिंक कलर आ गया। ठीक, तो उससे उन्होंने क्या विभेद निकाला? कि ये निकाला कि जिनमें, यानी कि जिनकी लेयर क्या हो गई? धुल गई। ठीक, और उनमें क्या हो गया कि सेफ्रानीन का कलर आ गया, तो उसको क्या बोला? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बोला। और जिनकी, यानी कि लेयर क्या थी कि नहीं धुल पाई एसीटोन और एथिल अल्कोहल से, और उनमें वायलेट कलर आया, उसको क्या बोला उन्होंने? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोला। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को? बताइए, आप लोगों को क्लियर हुआ? इनकी जो एक ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर थी, क्लियर हो गई आप लोगों को? ठीक, अब ये सेफ्रानीन का इस पे क्यों असर नहीं पड़ा? यानी कि जो थिक लेयर थी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, आप लोगों के क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है ना, क्योंकि जो ये पेप्टिडोग्लाइकन ये भी तो नहीं गली, लेकिन इस पे सेफ्रानीन का कलर आ गया है ना, और इस पे इसमें क्रिस्टल वायलेट कलर का ही आया। ये क्वेश्चन आ सकता है ना, ठीक, माइंड में। लेकिन क्यों? क्योंकि जो ये क्रिस्टल वायलेट और जिनसन वायलेट डाई होती है, ये कैसी होती है? ये स्ट्रॉन्ग डाई होती है। ठीक, और जो सेफ्रानीन होती है वो कैसी है? तो वीक डाई होती है। इसकी वजह से, यानी कि जब क्रिस्टल वायलेट का कलर आ गया, तो सेफ्रानीन को अपने आप में नहीं आने दिया। ठीक, क्लियर? ये समझ में आ गया आप लोगों को? किसी को कोई डाउट अभी भी? ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर जो है समझ में आ गई? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक, देखिए, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो ये ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर है, किसने दिया? तो हेनरी क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था। ठीक, तो स्टेनिंग विधि के आधार पर उन्होंने बैक्टीरिया में विभेद कराया, यानी बैक्टीरिया की पहचान कराया कि अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक, तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले स्टेप फर्स्ट पे उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया का सैंपल लिया। ठीक, बैक्टीरिया का सैंपल लिया और उसको कलर्ड किया, यानी कि अभिरंजित किया, किससे? क्रिस्टल वायलेट डाई या जिंसन वायलेट डाई से। ठीक, फिर उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डाला। ठीक, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, जब क्रिस्टल वायलेट डाई और जेनिसन वायलेट डाई, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को यूज करना है। ठीक, तो यानी कि जब एक डाई यूज कर दिया, तो उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालने की क्या जरूरत थी? ये क्वेश्चन आ सकता है ना। ठीक, तो क्यों डाला गया? क्योंकि जो आयोडीन होता है, ये मॉर्डेंट की तरह काम करता है, मतलब कि जो ये रंग है, जो ये क्रिस्टल वायलेट डाई है, उसको यानी कि पूरी तरह से अच्छे से चढ़ाने का काम करे, इसलिए पोटेशियम यानी के आई सॉल्यूशन डाला गया। ठीक, तो अब उसके बाद क्या किया उन्हें ना, कि जो ये क्रिस्टल वायलेट डाई या जेंसन वायलेट डाई, इनमें से दोनों में से एक को डाल दिया। फिर उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन मिक्स किया। उसके बाद क्या किया? स्टेप सेकंड पे वॉश कर दिया, मतलब कि धुल दिया। किससे धुला? तो एसीटोन या एथिल अल्कोहल से धुला। ठीक, तो जब धुला, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं कि कलर हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं कि जिनमें कोई कलर नहीं आया। ठीक, तो इस आधार पे उन्होंने तो ये कह दिया कि बैक्टीरिया तो एक प्रकार से है नहीं। ठीक, क्यों? क्योंकि कुछ में कलर आया है और कुछ में कलर नहीं आया। तो इसके आधार पर उन्होंने तय कर दिया कि बैक्टीरिया दो प्रकार से हैं। ठीक, लेकिन उन्होंने फिर क्या किया? काउंटर चेक किया, उसको क्रॉस चेक किया कि क्या ये सही है या नहीं। तो क्रॉस चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया? फिर से जो ये कलर और डीकलराइज्ड वाले सैंपल थे, तो इस पे उन्होंने क्या किया? सेफ्रानिन डाला।
ये कैसी होती है? तो ये वीक डाई होती है, कमजोर डाई होती है, ठीक। तो जब सेफ्रानिन डाला तो उसके बाद उन्होंने देखा कि जो वॉयलेट कलर उसके आधार पे, यानी कि उन्होंने जब सेफ्रानिन डाला उसके बाद देखा कि दो कलर फिर से मिले, ठीक। तो कुछ में वायलेट कलर रहा और कुछ में पिंक कलर रहा। तो जो वायलेट कलर पहले थे वो वायलेट कलर ही रहे, जिनको अपन क्या बोले, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जिनमें कलर आ गया उनको क्या बोला गया, जो डीकोलराइज्ड वाले थे उनमें पिंक कलर आ गया, तो उसको क्या बोले, पिंक कलर वालों को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्यों बोला गया? रीजन, क्योंकि क्या होता है कि जो ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, और किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होने की वजह से क्या होता है कि जब एसीटोन और एथिल अल्कोहल से हमने धुला था तो इस पे पेप्टिडोग्लाइकन पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक। तो जिसकी वजह से इस पे यानी कि डाई, जो क्रिस्टल वायलेट की डाई थी वो अच्छे से चढ़ गई थी, ठीक। और जो ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की जो आउटर लेयर थी वो किसकी थी, लिपोपॉलीसेकेराइड की थी। तो जो जब एथिल अल्कोहल हमने डाला तो जो लिपोप्रोटीन थी वो आसानी से धुल गई, ठीक। तो जिसकी वजह से क्या हो गया कि धुल जाने की वजह से उस पे कोई कलर नहीं आया। लेकिन जब हमने सेफ्रानिन डाला तो सेफ्रानिन डालने की वजह से क्या हो गया कि अब ये इनर लेयर बची, तो जब इनर लेयर बची तो उस पे क्या हो गया कि पिंक कलर आ गया। तो इसकी वजह से उन्होंने इस तरह से उन्होंने कहा कि जो वायलेट कलर वाला था वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और जो पिंक कलर वाला था वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ठीक। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को? रिप्लाई करिए, आप लोग आंसर दीजिए, हाँ या ना में तो कहिए कि हाँ समझ में आ गया या नहीं समझ में आया, ठीक। चलिए, इसकी प्रोसीजर लिखना है या नहीं लिखना है, कि आप लोगों को मैंने समझा दिया है तो आप लोग लिख लेंगे, है ना। वैसे भी आप लोग एमएससी करके आ रहे हैं तो इतना तो। चलिए, अगला है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, है ना। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, ठीक। अच्छा, एक बात बताइए आप लोग कि आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है, ठीक। आप लोग कभी यानी कि रिप्लाई नहीं किए हैं कि हाँ हमको समझ में आ रहा है या कहीं पे डाउट कोई है ना। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है, ठीक। या लैंग्वेज और भी चेंज करूं मैं, यानी कि पढ़ाने के तरीकों को चेंज करूं, है ना। तो क्या है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया? आप लोग अभी नहीं बता रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, या जिन लोग रिकॉर्डिंग क्लास देखेंगे तो जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, ठीक। ठीक, आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है ना। तो चलिए हम न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया की ओर बढ़ते हैं कि जीवाणुओं में पोषण, ठीक। जीवाणुओं में पोषण, ठीक। तो जीवाणुओं में पोषण की बात करें तो देखो, जो बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक पाथवे होती है वो बहुत डाइवर्स होती है, मतलब कि इनमें जो पोषण होता है बहुत तरीके से, बहुत प्रकार से होता है। मतलब कि कहा जाए तो बैक्टीरिया का जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो काफी डाइवर्स है, ठीक। तो यानी कि डाइवर्स होने की वजह से, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि इनमें जो पोषण होता है वो कई प्रकार से होता है, ठीक। कौन कौन से? तो कुछ बैक्टीरिया तो जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक, मतलब स्वपोषी, ऑटोट्रॉपिक। कुछ होते हैं हेट्रोट्रॉपिक, ठीक। और कुछ यानी सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक, ठीक। ऑटोट्रॉपिक मतलब स्वपोषी, हेट्रोट्रॉपिक मतलब परपोषी, और सिम्बायोटिक मतलब सहजीवी के रूप में, ठीक। तो
आप लोग ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक, सिम्बायोटिक ये तीनों पढ़ लेते होंगे, है ना? इतना नहीं है। अगर आप पीजीटी लेवल की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो इस पे भी आप लोगों को टाइप्स पढ़ना पड़ेगा इनके। ठीक। तो इसके टाइप्स देखो, ऑटोट्रोपिक के भी दो टाइप्स होते हैं। ठीक। ऑटोट्रोपिक के दो टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला हो गया क्या? फोटो ऑटोट्रोपिक, फोटो ऑटोट्रोपिक। ठीक। फोटो ऑटोट्रोपिक। और दूसरा क्या हो गया? कीमो ऑटोट्रोपिक, कीमो ऑटोट्रोपिक। ठीक। अब हेटरोट्रोपिक में भी एक हो गया सेप्टोफाइट्स। ठीक। सेप्टोफाइट्स या सेप्टोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स। ठीक। और दूसरा हो गया क्या? पैरासाइट्स, PARA, पैरासाइट्स। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इतना पढ़ लिए, लेकिन नहीं। अब ये फोटो ऑटोट्रोपिक में भी दो प्रकार से होते हैं, कीमो ऑटोट्रोपिक में भी दो प्रकार से होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स में भी दो प्रकार से होते हैं, पैरासाइट्स में भी दो प्रकार से होते हैं। अपने को इतना डाइवर्स यानी कि जाके डीप में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके पीजीटी लेवल की तैयारी होगी। ठीक। तो फोटो ऑटोट्रोपिक में भी एक हो गया क्या? फोटोलिथोट्रॉप्स, फोटो लिथोट्रॉप्स। ठीक। एक हो गया फोटोलिथोट्रॉप्स, एक हो गया फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। फोटो फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। ठीक। वैसे ही क्या हो गया? कीमोलिथोट्रॉप्स, लिथोट्रॉप्स, और कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। ठीक। वैसे अगर सेप्टोट्रॉप्स की भी बात की जाए, तो ये भी दो प्रकार से होते हैं। एक हो गया क्या? ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट सेप्टोट्रॉप्स, सेप्टोट्रॉप्स। और एक हो गया फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव पैरासाइट। ठीक। और पैरासाइट में भी हो गया क्या? एक ऑब्लिगेट सेप्टोट्रॉप्स, सेप्टोट्रॉप्स। और दूसरा क्या हो गया? फैकल्टेटिव, सॉरी, ऑब्लिगेट पैरासाइट, पैरासाइट और फैकल्टेटिव सेप्टोट्रॉप्स, सेप्टोट्रॉप्स। ठीक। ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ये दिख रहा है अब? ठीक। ये दिख रहा है अब, है ना? अब दिख रहा होगा। तो देखो, ऑटोट्रोपिक में भी दो प्रकार से, कौन कौन से? फोटो ऑटोट्रोपिक, कीमो ऑटोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक में सेप्टो ऑटोट्रोप्स और पैरासाइट्स। अब इनमें भी दो दो प्रकार के, फोटो ऑटोट्रोपिक में फोटोलिथोट्रॉप्स और फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रोपिक में कीमोलिथोट्रॉप्स और कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स में सेप्रोट्रॉप्स में भी ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉप्स और फैकल्टेटिव पैरासाइट। पैरासाइट्स में ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉप्स। ठीक। अब यहाँ पे आप लोगों को एक कंफ्यूजन टाइप पे लग रहा होगा ना, कि इस पे फैकल्टेटिव पैरासाइट या इस पे फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉप्स, तो क्या है कि देखो, सेप्रोट्रॉप्स मतलब कि क्या होगा कि ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉप्स मतलब कि क्या होते हैं कि ये जीवित जीवों पर। ठीक। लेकिन अगर जीवित जीव नहीं मिलते हैं, तो ये सड़े गले पैरासाइट के रूप में, परजीवी के रूप में भी। ठीक। वैसे ही अगर ये क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब कि परजीवी, सॉरी, सेप्रोटॉप्स मतलब कि सड़े गले उस पे। ठीक। लेकिन अगर सड़ा गला नहीं मिला, तो ये जीवित जीवों पर भी यानी परजीवी के रूप में अपना जीवन यापन कर लेते हैं। ठीक। और पैरासाइट्स मतलब क्या है कि ये परजीवी यानी लिविंग के लिए। ऑब्लिगेट पैरासाइट कौन से होते हैं?
कि लिविंग में ही अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक। लेकिन अगर नहीं मिला लिविंग जीव, तो ये क्या करते हैं, फैकल्टेटिव सेप्रोटाप्स यानी सड़े गले उस पे भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं, ठीक। तो ऐसा है। तो चलिए अपन इनको कल डिस्कस करते हैं, है ना। आज टाइम भी हो गया है और कल इनको अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ये कमेंट पे जरूर बताइएगा, है ना। और अगर क्लास पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।